India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी मामले में एफआईआर रद्द करने की मांग रद्द। खेड़ा पर आपराधिक ट्रायल चलता रहेगा। पन्नू की हत्या की साजिश के आरोपी निखिल गुप्ता की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा नहीं दे सकते दखल। महुआ मोइत्रा ने सरकारी बंगले से बेदखली के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका ली वापस। लोकसभा चुनाव 2024 तक बंगले में रहने की अनुमति देने के लिए संपदा निदेशालय से संपर्क करेंगी महुआ। India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट से जुड़ी खबरें अब विस्तार से। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी के मामले में खेड़ा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया है। अदालत इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को झटका लगा है। अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की मांग को ठुकरा दिया है। इसीलिए पवन खेड़ा पर आपराधिक ट्रायल चलता रहेगा। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि आप बार बार माफी मांगते रहिए, हम इस मामले में दखल देने को इच्छुक नहीं हैं। पवन खेड़ा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मुंबई में 17 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अक्टूबर 2023 में मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की एफआईआर रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खेड़ा की याचिका खारिज कर दी थी। खेड़ा के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक और विवादास्पद टिप्पणी करने के आरोप में यूपी और असम में एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया था, साथ ही मामले को लखनऊ ट्रांसफर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पवन खेड़ा एफआईआर रद्द करने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट जा सकते हैं। गत साल 17 अगस्त को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खेड़ा की याचिका खारिज कर दी और कहा कि मामले के जांच अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए सबूतों का मूल्यांकन मामले को रद्द करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर याचिका में नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने ये टिप्पणी भी की थी कि शीर्ष अदालत ने खेड़ा को सभी विवाद लखनऊ की न्यायिक अदालत के समक्ष उठाने के लिए कहा था। इसीलिए ये उचित होगा कि वे अपनी सभी शिकायतें अदालत के समक्ष उठाएं। पिछले साल 20 मार्च को उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए असम और उत्तर प्रदेश में खेड़ा के खिलाफ दर्ज 3 एफआईआर को एक साथ मिला दिया और उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाते हुए मामले को लखनऊ के हजरतगंज थाने में स्थानांतरित कर दिया था। इस मामले में लखनऊ की अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। कथित टिप्पणी के लिए खेड़ा ने अदालत में बिना शर्त माफी मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
और उधर सुप्रीम कोर्ट ने चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के परिवार की याचिका सुनने से इनकार कर दिया है। परिवार की तरफ से निखिल को अमेरिका प्रत्यर्पित किए जाने की आशंका जताते हुए सहायता की मांग की गई है। कोर्ट ने कहा कि इस संवेदनशील मसले पर सरकार ही उचित फैसला ले सकती है। कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। अदालत ने यह भी साफ किया कि विदेशी अदालत के अधिकार क्षेत्र का सम्मान भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह एक संवेदनशील मामला है और भारत सरकार तय करेगी कि इस पर कैसे आगे बढ़ना है। सार्वजनिक, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अदालतों के सहयोग को ध्यान में रखते हुए हम इस मामले में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। निखिल गुप्ता फिलहाल चेक रिपब्लिक की जेल में बंद है। अमेरिका ने उसे प्रत्यर्पित किए जाने की मांग की है। परिवार को डर है कि एक बार अमेरिका पहुंचने पर निखिल को रिहा करवाना बेहद ही मुश्किल होने वाला है। दिल्ली के उद्योगपति निखिल गुप्ता को 2023 में चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार किया गया। अमेरिका ने निखिल के ऊपर आरोप लगाया है कि उसने अमेरिका की धरती पर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रची है। अमेरिका का कहना है कि निखिल गुप्ता एक सरकारी एजेंट के साथ काम कर रहा है। उसने पन्नू को ठिकाने लगाने के लिए एक हिटमैन को काम पर रखा था, जो असल में एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी था। भारत ने कहा कि उसने अमेरिका के आरोपों को गंभीरता से देखते हुए जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। निखिल गुप्ता के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। परिवार का कहना है कि निखिल को जेल में अलग थलग रखा गया था और उसे मांस और सुअर खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। याचिका में कहा गया, निखिल की गिरफ्तारी में शुरू से ही गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं। गिरफ्तारी के दौरान कोई वारंट नहीं दिखाया गया। निखिल को स्थानीय चेक रिपब्लिक के अधिकारियों के बजाय अमेरिकी एजेंटों के जरिए गिरफ्तार किया गया। उसमें कहा गया, शुरुआती हिरासत के दौरान निखिल को किसी भी तरह का अरेस्ट वारंट नहीं दिखाया गया। इसके बजाय उसे उन लोगों की कस्टडी में रखा गया जो खुद को अमेरिकी बता रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले की आलोचना की जो पिछले साल दिसंबर में सुर्खियों में आया था। फैसले में किशोरावस्था में लड़कियों को अपने यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की चेतावनी दी गई थी। कोर्ट ने टिप्पणियां करते हुए कहा था कि वो मुश्किल से 2 मिनट के यौन सुख का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल टिप्पणियों को समस्याग्रस्त पाया बल्कि फैसले में लागू कानूनी सिद्धांतों पर भी सवाल उठाया। युवा वयस्कों से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामले में अपील पर फैसला करते हुए हाईकोर्ट ने किशोरों के लिए सलाह का सेट जारी किया था, जिसमें ये टिप्पणियां शामिल थी। इसमें आक्रोश फैल गया और सुप्रीम कोर्ट को इन रे नामक मामले में स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। प्रधान न्यायाधीश के निर्देश पर जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की खंडपीठ इस विवादास्पद फैसले के खिलाफ स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही है। पिछले अवसर पर पश्चिम बंगाल राज्य आरोपी और पीड़ित को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये टिप्पणियां अत्यधिक आपत्तिजनक और पूरी तरह से अनुचित हैं। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किशोरों के अधिकारों का उल्लंघन भी है। जस्टिस ओका ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि दोष सिद्धि को पलटने की योग्यता भी संदिग्ध लगती है। हालांकि ये मुद्दा स्वतः संज्ञान मामले के दायरे में नहीं है। जस्टिस ओका ने ये इंगित करते हुए कि पश्चिम बंगाल सरकार की विशेष अनुमति याचिका को इस स्वतः संज्ञान याचिका के साथ सुना जाना होगा। कहा, ये केवल इन टिप्पणियों के बारे में नहीं है बल्कि अदालत के निष्कर्षों के बारे में है। इस तरह के फैसले लिखना बिल्कुल गलत है। जजों ने किस तरह के सिद्धांतों का सहारा लिया है। दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले पर स्वतः संज्ञान लिया। पिछले साल जून में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपने ही प्रस्ताव पर कार्रवाई की थी, जिसमें महिला की कुंडली की जांच करके ये निर्धारित करने का निर्देश दिया गया कि वो मांगलिक है या नहीं।
उधर सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के एक फैसले पर रोक लगा दी, जिसने इस आधार पर शादी को रद्द कर दिया था कि दूल्हे को बंदूक की नोक पर शादी करने के लिए मजबूर किया गया था और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत सप्तपदी या पवित्र अग्नि के चारों ओर जोड़े द्वारा उठाए गए 7 कदम नहीं किए गए थे। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका में जवाब में नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा, नोटिस जारी करें, अगले आदेश तक फैसले के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी। पिछले साल नवंबर में उच्च न्यायालय ने कहा था कि हिंदू विवाह तब तक पूरा नहीं होता जब तक दुल्हा और दुल्हन सप्तपदी या 7 फेरे नहीं करते। पीठ ने कहा, हिंदू विवाह अधिनियम के अवलोकन से ये स्पष्ट है कि सप्तपदी सहित ऐसे संस्कार और समारोह होते हैं तो विवाह पूर्ण और बाध्यकारी हो जाता है जब 7वां कदम उठाया जाता है। इसके विपरीत अगर सप्तपदी पूरी नहीं हुई है तो विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी नहीं माना जाएगा। उच्च न्यायालय ने 2001 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर भी भरोसा किया था, जिसमें कहा गया था कि सप्तपदी और दत्त होम के अभाव में पारंपरिक हिंदू विवाह मान्य नहीं होगा। सेना के एक सिग्नल मैन ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दावा किया था कि 30 जून 2013 को बिहार के लखीसराय में एक मंदिर में पूजा के दौरान उसके चाचा का अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद उसे एक महिला से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसी दिन उसे दुल्हन के माथे पर सिंदूर लगाने के लिए मजबूर किया गया और बंदूक की नोक पर धमकी दिए जाने के दौरान बिना किसी अन्य अनुष्ठान के शादी करने के लिए मजबूर किया गया। दुल्हन ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि ये एक व्यवस्थित विवाह था जो सामान्य रूप से किया गया था। हालांकि अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि विवाह समारोह सामान्य को छोड़कर कुछ भी प्रतीत होता है। इसके बाद दुल्हन ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लेते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। चित्कारा ने प्रथम दृष्टया संतोष व्यक्त किया कि कांग्रेस पार्टी के विधायक मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित आरोपों के दोषी नहीं हैं। अदालत ने कहा, आरोपी द्वारा जांच को प्रभावित करने, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने, गवाहों को डराने, धमकाने और न्याय से भागने की संभावना को कठोर शर्तें लगाकर पूरा किया जा सकता है। 2018 में पार्टी से वो निलंबित किए जाने से पहले आम आदमी पार्टी के नेता थे। बाद में उन्होंने आप से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। 2015 के मामले में राज्य ने 2017 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत खेरा को आरोपी के रूप में तलब करने के लिए आवेदन दायर किया था। आवेदन को स्वीकार कर लिया गया और निचली अदालत के फैसले को बाद में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2023 में ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि 2022 में एक संविधान पीठ ने कहा है कि एक बार ट्रायल जज सजा का आदेश पारित कर देता है तो उसके पास धारा 319 सीआरपीसी के तहत आदेश पारित करने की शक्ति नहीं होती है। हालांकि निचली अदालत ने अप्रैल में शीर्ष अदालत के फैसले के आधार पर खेरा के खिलाफ कार्यवाही को बंद कर दिया था, लेकिन उसने जांच एजेंसी को जांच जारी रखने की अनुमति दी ताकि वो सीआरपीसी की धारा 173 के तहत आरोप पत्र दायर कर सकें। नतीजतन सितंबर 2023 में जांच ब्यूरो के निदेशक ने एफआईआर की जांच के लिए एक और एसआईटी का गठन किया और खेरा और अन्य को अतिरिक्त आरोपी के रूप में आरोपित किया। खेरा को 28 सितंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। उच्च न्यायालय के समक्ष खेरा के वकील ने दलील दी कि उन्हें केवल इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से अलग हो गए थे, जो अब पंजाब में सत्तारूढ़ पार्टी है। दलीलों पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति चित्कारा ने कहा, शुरुआत में
चूंकि मामले में प्रतिबंधित पदार्थों की वाणिज्यिक मात्रा शामिल है, इसलिए खेरा को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत जमानत के लिए कड़ी शर्तों को पूरा करना होगा। उधर तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपनी याचिका वापस ले ली, जिसमें उन्होंने नई दिल्ली में अपने सरकारी आवंटित बंगले से बेदखल करने के भारत सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। महुआ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पिनाकी मिश्रा पेश हुए और कहा कि वो भारत सरकार के संपदा निदेशालय से संपर्क करेंगे ताकि उन्हें 2024 के लोकसभा चुनावों तक बंगले में रहने की अनुमति दी जा सके। याचिका वापस लिए जाने पर न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने अपने आदेश में कहा कि सरकार मामले में कानूनन के अनुसार कार्रवाई करेगी। अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है और संपदा निदेशालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर अपना दिमाग लगा सकता है। महुआ को 11 दिसंबर 2023 को एक पत्र जारी किया गया था और सरकार द्वारा 7 जनवरी 2024 तक अपना घर खाली करने के लिए कहा गया था। ये 8 दिसंबर को उन्हें संसद से निष्कासित किए जाने के बाद आया था। टीएमसी नेता ने सरकार के आदेश को चुनौती दी और तर्क दिया कि संसद सदस्य के रूप में उनके निष्कासन की वैधता वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है और इसलिए संपदा निदेशालय का नोटिस पत्र अवैध था। महुआ ने अदालत से निर्देश जारी करने का आग्रह किया जो उन्हें 2024 के आम चुनावों के परिणाम घोषित होने तक अपने वर्तमान निवास पर रहने की अनुमति देगा। महुआ ने प्रस्तुत किया, अगर याचिकाकर्ता को अनुमति दी जाती है तो वो आसानी से किसी भी शुल्क का भुगतान करने का वचन देंगी जो प्रवास की विस्तारित अवधि के लिए लागू हो सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि सरकारी आवास से उन्हें बेदखल करने से उन गतिविधियों को करने की उनकी क्षमता प्रभावित होगी जो उन्हें अगले आम चुनावों में करने की आवश्यकता होगी। महुआ पर आरोप है कि उन्होंने प्रतिद्वंदी कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के इशारे पर अडानी समूह की कंपनियों के संबंध में संसद में कई सवाल पूछे थे। मोइत्रा पर यह भी आरोप लगाया गया था कि उन्होंने हीरानंदानी के साथ अपने लोकसभा लॉगिन क्रेडेंशियल साझा किए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि आपराधिक मामले में किसी आरोपी को अपने गैजेट और डिजिटल उपकरणों के पासवर्ड देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट की यह टिप्पणी देश में कॉल सेंटर चलाने और अमेरिकी नागरिकों से लगभग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी करने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देते समय आई। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने कहा कि अनुच्छेद 20(3) में कहा गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। सीबीआई ने इस आधार पर जमानत याचिका का विरोध किया कि जमानत मांगने वाला ही पूरे रैकेट के पीछे का असली सरगना है। जांच एजेंसी को इंतजार है कि डिजिटल उपकरणों को वो अनलॉक करने के लिए पासवर्ड शेयर करेगा। कोर्ट ने हाल ही की ऑर्डर में कहा कि अदालत की राय में यहां आवेदक जैसे किसी भी आरोपी से हमेशा न केवल जांच में शामिल होने की उम्मीद की जाती है बल्कि उसमें भाग लेने की भी बहुत उम्मीद की जाती है ताकि चल रही जांच में कोई बाधा न आए। कोर्ट ने कहा संबंधित जांच एजेंसी किसी ऐसे व्यक्ति से जो यहां आवेदक की तरह आरोपी हैं ऐसी धुन में गाने की उम्मीद नहीं कर सकती जो उनके कानों के लिए संगीत की तरह हो, खासकर तब जब ऐसा आरोपी स्वस्थ हो और भारत के संविधान के अनुच्छेद
203 के तहत वास्तव में संरक्षित हो। साथ ही वर्तमान मामले में चूंकि मुकदमा चल रहा है, इसलिए आवेदक को पासवर्ड या किसी अन्य विवरण का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान के तहत उन्हें उपरोक्त सुरक्षा की गारंटी दी गई है। कोर्ट ने सभी दलीलें सुनने के बाद वर्तमान आवेदक को 2 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत देते हुए कहा कि उसे सलाखों के पीछे रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा और दोषी साबित होने तक वह निर्दोष है। आवेदक के लिए जांच पूरी हो चुकी है, आरोप पत्र दायर किया जा चुका है और कार्यवाही मुख्य रूप से लैपटॉप, मोबाइल फोन और ऐसे अन्य परिष्कृत गैजेट्स सहित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्हें पहले ही जब्त कर लिया गया है। कोर्ट ने कहा, इसमें कहा गया है कि आवेदक द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की बहुत कम संभावना है और आवेदक ने पहले दी गई 203 दिनों की अंतरिम जमानत का दुरुपयोग नहीं किया है। फिलहाल कोर्ट से जुड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.